हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जो है कार्ल मार्क्स से रिलेटेड कर रहे हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया है, आप उसको भी हमारे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा, तो दोनों पार्टों को ज़रूर देख लीजिएगा। कार्ल मार्क्स का जितना भी टॉपिक है दोनों वीडियो में हम कवर कर लेंगे। आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम और सेट एग्ज़ाम या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर ले हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही इन दोनों वीडियोज़ में पूरा हो जाएगा कार्ल मार्क्स से रिलेटेड। तो हम मार्क्स के वर्ग संबंधी विचारों में रेमंड एरो ने जो निष्कर्ष निकाले थे उनकी चर्चा कर रहे हैं हम। तो चलिए देखते हैं। एक सामाजिक वर्ग वह है जो उत्पादन की प्रक्रिया में एक निश्चित स्थान रखता है। ठीक है, एक सामाजिक वर्ग जो है उत्पादन की प्रक्रिया में यानी कि कृषि निश्चित स्थान रखता है। उत्पादन प्रक्रिया में स्थान दो अर्थ है। एक उत्पादन की तकनीकी प्रक्रिया में स्थान, दूसरा है वैधानिक प्रक्रिया जो तकनीकी प्रक्रिया पर थोपी गई है। ठीक है, पूंजीवती जो कि उत्पादन साधनों का स्वामी होता है, श्रमिकों का संगठन करता भी होता है, वहीं तकनीकी प्रक्रिया का स्वामी भी होता है, क्योंकि उसी के हाथों सब कुछ होता है। और वैधानिक स्थिति भी उसी के हाथ में होती है। वैधानिक स्थिति के कारण उत्पादों में अतिरिक्त मूल्य भी वो ही प्राप्त करता है, क्योंकि अपना कृषि तो सारे काम करता है, सारी मेहनत वो करता है, लेकिन जो अतिरिक्त मूल्य होता है वो स्वामी लेता है। अतिरिक्त मूल्य मतलब बचत जो होती है उसके अंदर, मतलब अगर 10 रुपये खर्च हुए हैं, अगर वो बेचेगा 30 रुपये तो आपके 20 रुपये वो लेगा, तो ये आपका अतिरिक्त मूल्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ वर्ग संबंध भी सरल हो जाते हैं। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ वर्ग संबंध, ठीक है। वास्तव में जब आय के केवल दो स्रोत श्रम और लाभ होते हैं तो समाज में केवल दो ही वर्ग रह जाते हैं। श्रम शक्ति के मालिक श्रमिक वर्ग और पूंजीवती जो कि अतिरिक्त मूल्य को हड़प लेते हैं। ठीक है, श्रम शक्ति आपके वो कृषि हो गई। औद्योगिकरण में भूमि कर पर आश्रित भूस्वामी वर्ग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक है, औद्योगिकीकरण जब आ जाता है तो आपका भूस्वामी वर्ग खत्म हो जाएगा। मार्क्स और एंजिल्स ने जर्मन आइडियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप तो लिख ही लीजिए। मार्क्स और एंजिल ने जर्मन आइडियोलॉजी में वर्ग की व्याख्या की है। ठीक है, उनकी यह धारणा है कि पूंजीवाद समाज की बहुत बड़ी विशेषता वर्ग है। यहाँ मार्क्स ने वर्ग का विस्तृत विवरण दिया है। एक ही धंधे को करने वाले लोग जिनकी आर्थिक अवस्था, काम करने की दशाएं और इसी तरह शोषण के तरीके समान होते हैं, वे ही वर्ग नहीं होते, वरन वर्ग के लिए बहुत बड़ी अनिवार्य वर्ग चेतना और वर्ग संगठन का काम करते हैं। क्योंकि जब संघर्ष उत्पन्न हो जाता है तो फिर वर्ग में चेतना पाई जाती है, वर्ग में संगठन हो जाता है। काम की दशाएं कितनी हो, अमानवीय हो, मजदूर का जीवन कितना ही नारकीय हो, लेकिन जब तक उसमें चेतना नहीं आती वह त्रासदी को सहन करता है। जब उसमें चेतना आ गई तो समझ लो संघर्ष शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसने अगला है, उसके गांव और कस्बे के लोग ही नहीं, प्रांत और देश, अन्य कामगार ही नहीं, वरन सारी दुनिया के मजदूर को चाहे किसी भी देश के हों यही हालत है। यहाँ तक जब तक वर्ग नहीं बनते, वर्ग चेतना और वर्ग संगठन दो ऐसे आधार स्तंभ हैं जिन पर वर्ग की संरचना खड़ी रहती है। क्योंकि वर्ग में चेतना होनी और उनमें संगठन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्ग चेतना को और अधिक स्पष्ट करते हुए मार्क्स और एंजिल्स ने दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं रखी थी। ठीक है, तो कौन सी दो अवधारणाएं? क्लास इन इट सेल्फ, क्लास इन इट सेल्फ पूछी जा सकती है कि मार्क्स और एंजिल्स ने कौन सी अवधारणा दी थी अपनी वर्ग से संबंधित। तो क्लास इन इट सेल्फ अपने आप में वर्ग, मतलब अपने आप में वर्ग, अपने लिए वर्ग। ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में याद करना होगा आपको। क्लास इन इट सेल्फ मतलब अपने आप में वर्ग। जब किसी कार्य को करने वाले लोग संगठित हो जाते हैं और उनमें चेतना आ जाती है, तब हम एक ही तरीके के कार्य पेशे में हैं। तो इस तरह समूह अपने आप में एक वर्ग है। क्लास इन सेल्फ अपने आप में वर्ग हो गया। फिर है अपने लिए वर्ग, क्लास फॉर इट सेल्फ, जब किसी कार्य या व्यवसाय करने वाले अपने आप को उस वर्ग के लिए समर्पित करते हैं, वर्ग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो आपके साहूकारों से मतलब संघर्ष भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं उस वर्ग के लिए, तो इसे अपने लिए वर्ग, क्लास फॉर इट कहते हैं।
मार्क्स क्लास इन इट सेल्फ से क्लास फॉर इट सेल्फ परिक्रिया को ही वर्ग चेतना कहते हैं। फिर समाज में वर्गों का निर्माण कैसे हुआ? अति प्राचीन समय में कोई वर्ग व्यवस्था ही नहीं थी। सभी वस्तुएं प्रकृति में सहज ही उपलब्ध हो जाती थी, जिनसे व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति करता था। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जीवित रहने के लिए साधनों का वितरण समान था। ठीक है, सब कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब सभी को प्रकृति से जो भी मिलता था वो आपस में खाते थे, उनमें कोई भी द्वंद्व नहीं था। ठीक है, अंतः वर्गों का जन्म ही नहीं हुआ था, शोषण की समस्या ही नहीं थी। मार्क्स के अनुसार समाज में सर्वप्रथम वर्ग प्राचीन साम्यवाद युग आया, या साम्यवाद युग के अंतिम चरण में विकसित हुए। ठीक है, जब साम्यवाद युग का अंतिम चरण हुआ तब वर्ग आए हैं। आर्थिक दृष्टि से वर्गों का विकास अतिरिक्त उत्पादन और वितरण में असमानता के कारण, मतलब उत्पादन तो बहुत अच्छा हुआ है लेकिन उसमें वितरण जो बांटा गया है उसमें असमानता आई, उसके कारण वर्ग आया है। इससे निजी संपत्ति की अवधारणा ने जन्म लिया कि और इकट्ठा करें, हम ही इकट्ठा करें। तो जो आपके मालिक, जो मजदूर मालिक होते थे वो और इकट्ठा करने में लगे रहते थे, तो इस अवधारणा को जन्म दिया। मार्क्स ने विभिन्न समाजों में वर्ग व्यवस्था का उल्लेख निम्न रूप में किया है। तो चलिए देखते हैं आदिम साम्यवादी समाज में वर्ग। यह इतिहास का प्रथम युग कहा जाता है। इस युग में उत्पादन के साधनों पर सबका समान हक होता है। ठीक है, सब लोग मिलकर उत्पादन कार्य करते हैं और उसका वितरण भी समान रूप से करते हैं। समाज में श्रम विभाजन लिंग भेद के आधार पर पाया जाता था। इस प्रकार इस युग में वर्ग व्यवस्था ही नहीं थी। ठीक है, तो आदिम साम्यवाद ये हुआ। दासत्व युग में वर्ग देख लीजिए। जब समाज में दासत्व युग का प्रारंभ हुआ तो उस समय वर्ग का निर्माण होने लगा था। उस समय मनुष्य कृषि कार्य करता था, समाज में निजी संपत्ति विचारों का उदय हुआ था और धर्म विभाजन पनपने लगा था। इस युग में बल और शक्ति के आधार पर उत्पादन के साधनों में कुछ लोगों का आधिपत्य हो गया। ठीक है, तो और फिर कुछ दासत्व स्वीकार किया, दासत्व लोगों ने, अर्थात मालिक और दास जैसे वर्गों का जन्म हो गया। इस युग में दास पूर्णतः मालिक की मेहरबानी पर निर्भर रहने लगे और उनको मालिकों की प्रताड़नाओं को भी झेलना पड़ा। सामंती समाजवाद को देख लेते हैं। इस युग में स्पष्ट रूप से दो वर्गों का अस्तित्व देखा जाता है, एक सामंत और दूसरा अर्ध सामंत यानी किसान। ठीक है, सामंतों के पास तो उत्पादन के साधन होते थे, विशेषतः भूमि होती थी और जो भी इक्विपमेंट्स होते थे वो सब होते थे। ये लोग सत्ताधारी भी होते थे। अर्धदासित यानी कि किसान, वो उनके अधीन रहते थे, है ना, उनसे खेती का कार्य करवाया जाता था। हालांकि इनकी स्थिति पूर्ण रूप से दासों जैसी नहीं थी, किंतु इन पर भी अनेक प्रकार के प्रतिबंध होते थे और सामंतों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था। आप अपने जब छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं सोशल साइंस में। तो पूंजीवादी समाज में वर्ग अब देख लेते हैं। इस समाज की स्थापना मशीनों के आविष्कार, पूंजीवादी समाज में मशीनों का आविष्कार होने लग गया था। ठीक है, तथा बड़े बड़े उद्योग धंधे इसी के कारण हुए। ठीक है, पूंजीवाद के कारण इस समाज में उत्पादन के साधन और पूंजीपतियों का अधिकार होता गया है और उत्पादन का कार्य श्रमिकों के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, आज भी हमारे यही स्थिति हो रही है, उत्पादन का कार्य श्रमिकों के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, मार्क्स श्रमिक वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं, श्रमिक वर्ग को सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग को बुर्जुआ। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वहारा वर्ग हो गए आपके श्रमिक वर्ग, ठीक है, बुर्जुआ वर्ग हो गए आपके पूंजीपति वर्ग। सर्वहारा वर्ग के पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व नहीं होता। ठीक है, सर्वहारा वर्ग के पास उत्पादन के जो साधन हैं वो नहीं होते थे, वरन उत्पादन के साधन होते थे। ठीक है, स्वामित्व उनके हाथ में नहीं थे लेकिन साधन होते थे, जबकि पूंजीपति के पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता था और वे अधिक लाभ कमाने के लिए सर्वहारा वर्ग का शोषण करते थे। इस प्रकार मार्क्स कहते हैं कि मानव समाज में हमेशा से ही दो वर्ग रहे हैं। इन वर्गों का निर्माण उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर होता है। जिनके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है वह लाभ को अधिक करने के लिए दूसरे वर्ग का आर्थिक और शारीरिक रूप से शोषण करते हैं। फिर है वर्ग संघर्ष, देख लेते हैं। वर्ग संघर्ष की अवधारणा मार्क्स के महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा ऑगस्टिन थोड़े से ली थी। ठीक है, पूछा जा सकता है वर्ग संघर्ष की अवधारणा किससे ली थी? ऑगस्टिन थोड़े से ली थी, किंतु इसका पूर्ण विवेचन मार्क्स ने ही किया था। मार्क्स ये मानते हैं कि इतिहास के प्रत्येक युग और प्रत्येक, ठीक है, इतिहास के प्रत्येक युग
प्रत्येक युग और प्रत्येक समाज में सदैव ही दो विरोधी वर्ग रहे हैं, शोषक और शोषित वर्ग। दोनों वर्ग परस्पर संघर्षरत रहे हैं। इनमें संघर्ष से ही समाज के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और समाज का एक युग अवस्था समाप्त होकर उनका दूसरा युग अवस्था ले लेती है। मतलब दूसरा युग आ जाता है, पहला समाप्त होकर दूसरा युग आ जाता है। ठीक है। अतः समाज में विभिन्न वर्ग होते हैं और उनके अपने अपने हित होते हैं, जिन्हें लेकर उनमें विरोध और संघर्ष पाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद है दोनों वर्गों के मध्य संघर्ष होता है। उनका मुख्य कारण उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। तो दोनों वर्ग उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार जमाते हुए संघर्ष करते हैं। मार्क्स का मानना है कि वर्गों के निर्माण से ही संघर्ष प्रारंभ होता है। वर्गों के निर्माण से ही संघर्ष प्रारंभ नहीं था, वरन उसका चरण होता है। अर्थात सर्वप्रथम समाज में वर्ग अस्तित्व में आते हैं, फिर उसके उपरांत चेतना आती है, फिर उसका मुख्य कारण शोषण होता है। जब यह शोषण असहनीय हो जाता है तो चेतना में तीव्रता आ जाती है और वर्ग चेतना की भावना के विकास के साथ ही संघर्ष प्रारंभ हो जाती है। तो उन्होंने इस तरीके से वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी थी। यह संघर्ष अपने अपने हितों में रखकर किया जाता है। संघर्ष भी पहले वार्तालाप विरोध का रूप लेते थे, अंत में खूनी संघर्ष में बदल जाता था। उस खूनी संघर्ष के बाद ही समाज में नई अवस्था आती थी। पुनः नए वर्गों का निर्माण होता है और फिर संघर्ष चलता है। यही प्रक्रिया मार्क्स के अनुसार अनवरत चलती रहती है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था के बाद आधुनिक साम्यवादी युग आएगा, जिसमें समाज में न तो कोई वर्ग होगा, न ही मानव से किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। ठीक है। आधुनिक, उनका ऐसा मानना था। ठीक है। आधुनिक साम्यवाद में उत्पादन के साधनों के उत्पादन पर सभी का बराबर हक होगा। इसलिए उन्होंने लिखा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास बेड़ियों को खोने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, अक्सर आती है। कार्ल मार्क्स ने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से समाज में वर्गहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। कार्ल मार्क्स ने ऐसा कहा है कि कार्ल मार्क्स ने स्थापित करने का प्रयास किया वर्ग संघर्ष के माध्यम से ही समाज एक वर्गहीन समाज बन जाएगा। हालांकि मार्क्स का यह मात्र एक काल्पनिक सपना ही था, क्योंकि समाज का इतिहास हमें यह बताता है कि कभी भी समाज राज्यविहीन और वर्गविहीन नहीं होगा। चूँकि मार्क्स का जीवन पूर्णतः संघर्ष में रहा था, इसलिए उन्होंने समाज में संघर्षवादी दृष्टिकोण को स्थापित करने का प्रयास किया था। तो ये थे हमारे कार्ल मार्क्स। उससे अगले हम इमाइल दुर्खिम पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके कार्ल मार्क्स से सारे प्रश्न और क्वेश्चन इसी वीडियो में जो है पूरे हो गए हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।